नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की आज की जो अपनी संडे की सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 26। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज अपनी जो संडे है, संडे को यहाँ पे महामैराथन क्लास रहेगी। महामैराथन और कितने परसेंट अपन इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी अपन ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम ख़राब करे हुए दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार, ताकि अपन क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करें एक बार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता है वो कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा पर्सन अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो विश्व की यहाँ पे प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो रहने वाला है FA कप है वो यहाँ पे वर्ल्ड की पहली फुटबॉल प्रतियोगिता रहेगी। इंपॉर्टेंट ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखते हुए चलना है दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक में वोल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर जो वोल्टिंग टेबल है, इस वोल्टिंग टेबल की लंबाई पूछी गई है वो कितनी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, जिम्नास्टिक का जो वोल्टिंग टेबल होती है उसकी लंबाई 120 यानी 120 सेंटीमीटर रहेगी दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए रिंग्स की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक में जो पुरुषों के लिए जो रिंग्स की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रिंग्स की ऊंचाई, जो ये रिंग लगी हुई होती है दोस्तों, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 280 यानी 280 सेंटीमीटर ये रिंग्स की ऊंचाई होती है। और वो कहाँ से होती है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो ज़मीन से, ध्यान रखना है, ज़मीन से रिंग्स की ऊंचाई होती है वो 280 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। और प्रश्न अपन जो सेलेक्ट किए हैं दोस्तों वो भी रिपीटेड प्रश्न है। ज़्यादातर प्रश्न उत्तरी में अपन इनको बार बार सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको अपन रिवीजन के तौर पर वापस से महामैराथन क्लास में उनको वापस लेके आ जाते हैं। तो आपके लिए रिपीटेबल क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखें, पेशियु प्ले का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, यहाँ पे पेशियु प्ले है, इसका संबंध है वो किस खेल से है, ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, जो महामैराथन क्लास लेते हैं, महामैराथन में जो पीछे जो जितनी भी क्लासें ली गई हैं उनमें रिपीटेड क्वेश्चन अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनमें से अपन सेलेक्ट करके फिर से लेकर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो पेशिव प्ले का संबंध होता है वो यहाँ पे हैंडबॉल से रहेगा दोस्तों। हैंडबॉल के अंदर पेशिव प्ले उपयोगी होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, हैंडबॉल खेल का प्रारंभ किस से होता है। दोस्तों, जो हैंडबॉल होता है इस खेल का स्टार्टिंग है वो कौन सी टेक्निक या तकनीक से होती है, ये अपने यहाँ पे बताना है। थ्रो इन, फ्री थ्रो, जंप बॉल, थ्रो ऑफ। दोस्तों, हैंडबॉल ग्राउंड कितना होता है, तो हैंडबॉल का ग्राउंड भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 40 बाई 20 मीटर, 40 बाई 20 मीटर का हैंडबॉल ग्राउंड होता है। ये भी अपने को यहाँ पे मेजरमेंट से संबंधित भी अपने को फैक्ट याद रहने में चाहिए। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों। थ्रो ऑफ के द्वारा, ध्यान रखना है, थ्रो ऑफ के द्वारा हैंडबॉल खेल का स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। आज की महामैराथन क्लास में अपन ज़्यादातर प्रश्नों को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 6, हॉकी खेल का संचालन किस सतह पर किया जाता है। दोस्तों, जो हॉकी खेल है इसका संचालन है वो किस सतह, सरफेस पर किया जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है। सीमेंट, सिंथेटिक, टेराफ्लेक्स, एस्ट्रोटर्फ। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एस्ट्रोटर्फ। ध्यान रखना है दोस्तों, एस्ट्रोटर्फ के ऊपर जो सिंथेटिक होती है, सिंथेटिक यानी कृत्रिम सरफेस होती है, कृत्रिम सरफेस जिसे अपन एस्ट्रोटर्फ कहते हैं, उसके ऊपर हॉकी खेल का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, जूडो में सिद्धो तीसरी बार मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे जूडो खेल है, इसमें जो सिद्धो टेक पॉइंट 3 बार मिलने पर कौन सा स्कोर बन जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है। इपोन, माते, हंसु कुमाके या फिर हाज में, यानी 3 बार ध्यान रखना है, सिद्धो मिलने पर कौन सा स्कोर बन जाता है, मिलता है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों हंसुकुमा के। ये तीन बार अगर सिद्धो मिलता है तो हंसुकुमा के अंदर ये चेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा यहाँ पे खो खो खेल में कितनी क्रॉस लाइन होती है। दोस्तों यहाँ पे खो खो खेल होता है, इसमें कितनी क्रॉस लाइन होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। 12, 9, 8, 5। दोस्तों खो खो खेल होता है, इस खो खो खेल के अंदर जो ये क्रॉस लाइन कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्रॉस लाइन कितनी होती है ये वाली अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 8 क्रॉस लाइन होती है जिसमें 8 खिलाड़ी बैठते हैं और एक खिलाड़ी जो एक्टिव चेजर रहता है वो यहाँ पे खो देने के लिए भागता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 रहेगा एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार है, इसका संबंध किस खेल से है ये अपने को यहाँ पे बताना है। कबड्डी, हैंडबॉल, खो खो, बास्केटबॉल। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों खो खो खेल से संबंधित एकलव्य पुरस्कार है। खो खो में ये पुरुषों को यानी पुरुषों से संबंधित पुरस्कार है। महिलाओं से संबंधित पुरस्कार कौन सा है तो वो महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ध्यान रखना है महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, वो महिलाओं से संबंधित खो खो के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम शीर्षक रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा ग्रैंड स्लैम शीर्षक है जिसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन ने जो पिछले 7 दिन के अंदर जो क्लासेस लिए है उसका रिवीजन या महा मैराथन के आधार पर कर रहे हैं, महा मैराथन के आधार पर उनका रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं वापस से। महा मैराथन यानी वीकली जो साप्ताहिक डोज है उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं वापस से। तो ये आपके लिए 7 दिन में क्या पढ़ाया, आपने कितनी क्लास अटेंड की है उसके आधार पर वापस से अपन महा मैराथन क्लास लगाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे फ्रेंच ओपन। ध्यान रखना है दोस्तों, फ्रेंच ओपन को अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों फ्रेंच ओपन जो मई के अंदर यहाँ पे प्रतिवर्ष मई के अंदर यहाँ पे आयोजित किया जाता है और ये टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता होती है दोस्तों, टेनिस की प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, एस शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जो एस शब्द है इसका संबंध किस खेल से है ये अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, टेनिस। दोस्तों शारीरिक शिक्षा ग्रेड 2013 और 2018 दोनों बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस से संबंधित होता है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है तो वो टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है किस ग्रैंड स्लैम को हैप्पी स्लैम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसे अपन हैप्पी स्लैम के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन या फिर यूएस ओपन। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच ओपन है उसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से जानते हैं, रोनाल्ड गैरोस। लेकिन यहाँ पे हैप्पी स्लैम के नाम से कौन से जानते हैं। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से जानते हैं, जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम यानी जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है। दोस्तों यहाँ पे जो स्विमिंग पूल होता है उसमें कितनी लेन होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। लाइन नहीं पूछी गई है दोस्तों, लेन पूछी गई है। लेन में और लाइन में फ़र्क होता है, यानी 2 लाइन के बीच में जो गलियारा होता है उसे अपन लेन कहते हैं, ये एक लेन हो गई। प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है स्विमिंग पूल के अंदर जो लेन होती है वो 10 होती है, यहाँ तक कि 8 लेन भी उसमें हो सकती है। लेकिन स्विमिंग पूल में सामान्य तौर पर स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसमें 10 लेन होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 14 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की बात की जा रही है, उसमें जो लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है, मान लो ये स्विमिंग पूल की लाइन की चौड़ाई है तो इसकी ये चौड़ाई कितनी होती है, लाइन की ये पूछी गई है। 2 लाइनों के बीच में जो गलियारा होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। सही आंसर है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का 2.50 मीटर यानी 2.5 मीटर ये लाइन की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों यहाँ पे आप। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शब्द टाई ब्रेक गेम किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है टाई ब्रेक गेम,
ये किससे संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्विमिंग, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस। दोस्तों यहाँ पे जो वोकेबलरी होती है, शब्द गेमों की जो शब्दावली होती है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो टाई ब्रेक गेम शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है, प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस से संबंधित शब्द, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगर प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, ड्यूस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, एक ड्यूस और एक एडवांटेज। ये शब्द किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस। ड्यूस और एडवांटेज। प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ड्यूस और जो एडवांटेज शब्द है दोनों ही टेनिस से संबंधित शब्द रहेंगे दोस्तों, यानी दोनों ही शब्द ड्यूस और एडवांटेज जो ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं टेनिस गेम से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों, व्यक्तिगत मेडले में स्पर्धा, ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा, इसमें कौन सी शैली या टेक्निक से प्रारंभ किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई या फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक। व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बटरफ्लाई। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बटरफ्लाई टेक्निक से व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट और आगे देखें तो प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, क्लास को भी आप शेयर और लाइक ज़्यादा करते रहे तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 रहेगा। स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है स्पेयर हेड, ये किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, शतरंज, टेनिस, तैराकी। स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्पेयर हेड शब्द है वो यहाँ पे तैराकी से संबंधित रहेगा दोस्तों, यानी स्विमिंग से संबंधित ये शब्द यहाँ पे स्पेयर हेड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है लेट, ये किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या टेबल टेनिस। लेट शब्द किस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वो टीटी यानी टेबल टेनिस से संबंधित रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीटी, टेबल टेनिस से संबंधित है लेट शब्द। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, टेबल टेनिस में एक सेट कितने अंकों का होता है। दोस्तों यहाँ पे जो टीटी है टेबल टेनिस है उसमें एक सेट है वो कितने अंकों का होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। टेबल टेनिस में एक सेट कितने अंकों का होता है। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एक सेट वो 11 अंकों का होता है। और एक सेट में कितने अंक होते हैं दोस्तों, एक सेट में भी यहाँ पे 10, 15, 30 और 40 इन अंकों को मिलाकर अपन यहाँ पे एक सेट बनाते हैं। तो इस प्रकार एक सेट में कितने अंक होते हैं, तो वो 11 अंक बन जाते हैं। ऐसे इनको मिलाएंगे तो एक अंक बनेगा, तो ऐसे 11 अंक मिलाते हैं तो एक सेट बनता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे दो शब्द है एक्सपेडाइट और एक बैलून रिटर्न, ये किससे संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शतरंज, कुश्ती, टेबल टेनिस, निशानेबाजी। एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एक्सपेडाइट और जो बैलून रिटर्न है ये टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली रहेगी दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेबल टेनिस यानी एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों, वॉलीबॉल में स्मैशिंग को किसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो वॉलीबॉल के अंदर जो स्मैश किया जाता है उस स्मैश को किसके नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बूस्टर, लिफ्टिंग, ब्लॉकिंग, स्पाइकिंग। वॉलीबॉल खेल में स्मैश किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्पाइकिंग। ध्यान रखना दोस्तों स्पाइकिंग के नाम से जानते हैं, जो स्मैश करते हैं दबाते हैं बॉल को उसे अपन यहाँ पे स्पाइकिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखो दोस्तों,
वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों का रोटेशन किस प्रकार का होता है। दोस्तों वॉलीबॉल खेल के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उनका रोटेशन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, वो किस प्रकार का होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड या अप्रोक्सीमेट। दोस्तों जो वॉलीबॉल गेम ग्राउंड होता है उसमें जो खिलाड़ी लगे हुए होते हैं, ये मान लो ये नेट है, इस नेट के ऊपर जो खिलाड़ी लगे हुए होते हैं तो ये किस प्रकार यहाँ पे रोटेशन करते हैं, यानी ये खिलाड़ी है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे ये 3 4 5 और 6 नंबर का खिलाड़ी लगा होता है, तो ये खड़े होते हैं ये कौन सी दिशा में और रोटेशन कौन सी दिशा से करते हैं ये अपने को यहाँ पे बता रहा है। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है खिलाड़ी एंटी क्लॉकवाइज खड़े रहते हैं लेकिन वो रोटेशन कौन सी दिशा में करते हैं, तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों खिलाड़ी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, खड़े रहते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन करते हैं वो क्लॉकवाइज। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 रहेगा। प्रश्न नंबर 24 वॉलीबॉल खेल में नेट से ऊपर एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों जो वॉलीबॉल खेल होता है उसमें जो नेट के ऊपर जो एंटीना लगा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, नेट से ऊपर पूछा गया है दोस्तों। तो ये अपना कौन सा है, ये अपना मान लो नेट है और नेट के ऊपर जो एंटीना लगा होता है उसकी ऊंचाई अपने को यहाँ पे बतानी है दोस्तों। ये अपना मान लो कोई नेट है, तो इस नेट के अंदर जो एंटीना लगा होता है दोनों ऊपर दोनों साइडों में, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर और 1 मीटर नेट के अंदर, यानी टोटल पूछी जाए तो 180 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे नेट से ऊपर पूछा गया है तो वो रहने वाले है दोस्तों यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 80 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट और आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों शब्द डबल नेल्सन, रेप चेंज, ग्रांट एप्टीट्यूड ये किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे 3-4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी शब्द डबल नेल्सन, रेप चेंज, ग्रांट एप्टीट्यूड ये किस खेल से संबंधित है। तैराकी, कुश्ती, शतरंज, शूटिंग, कौन से गेम से संबंधित रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो शब्द दिए गए हैं वो यहाँ पे कुश्ती से संबंधित डबल नेल्सन, रेप चेंज, ग्रांट एप्टीट्यूड शब्द है, यहाँ पे कुश्ती से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 कुश्ती मैट पर सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है। दोस्तों कुश्ती मैट होता है उसके अंदर जो बीच में सेंटर सर्किल होता है उसका व्यास कितना होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपने कुश्ती का मैट देखा होगा, इस मैट के बीच में जो सेंटर सर्किल लगा हुआ होता है जैसे सेंटर सर्किल, इस सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है ये पूछा गया है, यानी व्यास का मतलब इसकी गोले की पूरी चौड़ाई कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 1.20 मीटर। ध्यान रखना है सेंटर सर्किल का व्यास 1.20 मीटर होता है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 कौन सा पॉइंट कुश्ती में खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। दोस्तों इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कुश्ती में खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, नहीं पूछा गया है 5, 2, 7 या फिर 1, कौन सा पॉइंट है जो खिलाड़ी को कुश्ती के अंदर यहाँ पे नहीं दिया जाता है। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जो 7 पॉइंट होता है, 7 पॉइंट नंबर 7 ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों पॉइंट नंबर 7 खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, यहाँ पे पॉइंट 5 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 1 भी मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है जिसका संबंध हॉकी से है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी पूछ गई है जिसका संबंध हॉकी खेल से है, कौन है। सबसे पहले तो अपने को यही पता लग गया कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, कौन सी खेल से संबंधित है, तो वो हॉकी से है, लेकिन हॉकी में भी कौन सी खिलाड़ी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 28 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एन लुम्सडेन है, वो यहाँ पे प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी है जो हॉकी से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, ये भी अपने आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 29
प्रश्न नंबर 29 रहेगा, अगस्त 2022 में कौन सा विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दोस्तों यहाँ पे करंट से संबंधित पिछला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है एथलेटिक्स में जो चैंपियंस में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अंडर 20 के अंदर। वो कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना ही। हिमा दास, भावना जाट, रूपेल चौधरी, मोनिका प्रजापति। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है रूपल चौधरी है। वो अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, देश के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड मास्टर 76वें कौन बने हैं वो हमने यहाँ पे बताना है। इसके बाद में दोस्तों 77 और 78 भी बन चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि 30वें ग्रैंड मास्टर 76वें कौन बने हैं। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रणव आनंद, देश के 76वें ग्रैंड मास्टर बने। और ग्रैंड मास्टर का खिताब किस में मिलता है, तो वो शतरंज के अंदर मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 31 रहेगा, वो रहने वाला है भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है। यानी 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एस विजयलक्ष्मी, मोनिका शर्मा, शिवानी सिंह, प्रियंका नुटकी। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब यहाँ पे प्रियंका नुटकी को मिला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, भारतीयम किसके लिए आयोजित होता है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है भारतीयम, वो किसके लिए आयोजित होता था ये अपने यहाँ पे बताना है। दंड बैठक, देसी खेल, सामूहिक लयबद्ध क्रियाएं, मुक्त हस्त व्यायाम। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है सामूहिक लयबद्ध क्रियाएं। ध्यान से यहाँ पे सामूहिक जो लयबद्ध क्रियाएं हैं उनके लिए भारतीयम का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, खेल कूद के तदर जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। दोस्तों यहाँ पे खेल कूद की तदर जांच समिति है, इसकी स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई है ये अपने यहाँ पे बताना है। के.एम. करियप्पा, जे.डी. सोंधी, पी.एम. जोसेफ, महाराजा यादवेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में खेल कूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना हुई है। ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तदर्थ जांच समिति की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। वैदिक काल की समय अवधि क्या है। दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल दिया गया है, उसकी टाइम पीरियड क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछा गया है। प्रश्न नंबर 34 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता काल का नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल का नहीं है, नहीं पूछा गया है दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल का टाइम पीरियड नहीं रहेगा। नृत्य की कांस्य प्रतिमा, योग की कलाकृति, पासे का खेल, स्नानागार। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है योग की जो कलाकृति है वो ये सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित नहीं रहेगी, ये वैदिक काल से संबंधित रहेगी दोस्तों। इसके साथ में नृत्य की कांस्य की प्रतिमा, पासे का खेल, स्नानागार, जो स्विमिंग पूल के जैसे प्रमाण है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता काल में मिले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता है वो किसे कहा जाता है, ग्रैंडफादर है वो किसे कहा जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना। महर्षि पतंजलि, जी.डी. सोंधी, गुरु समर्थ रामदास, गुरु रामचरण दास। प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है समर्थ रामदास है, वो भारतीय जिम्नेजियम का पितामह या ग्रैंडफादर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की खिलाड़ी श्रेष्ठ खिलाड़ी थी। दोस्तों यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर है वो किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी, ये अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार प्रश्न को अपन ने सिलेक्ट किया है दोस्तों। जो भारत की पहली
स्वास्थ्य मंत्री भी थी दोस्तों। यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। और राजकुमारी अमृत कौर स्कीम है वो भी 1953 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। तो प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है टेनिस की खिलाड़ी थी। यहाँ पे टेनिस गेम्स की खिलाड़ी राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 रहेगा यहाँ पे तदर जांच समिति का गठन किस एशियाई खेल में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण हुआ था। दोस्तों यहाँ पे कौन सा एशियाई खेल था जिसमें भारत का खराब प्रदर्शन होने के कारण तदर्थ जांच समिति की स्थापना की गई, किसकी अध्यक्षता में? तो महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था। तो कौन सा एशियाई खेल था जिसमें भारत का खराब प्रदर्शन हुआ था? तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1958 का जो टोक्यो एशियाई खेल, ध्यान रखना है दोस्तों, टोक्यो एशियाई खेल है उसके अंदर यहाँ पे भारत का खराब प्रदर्शन के कारण तदर जांच समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जिसकी स्थापना 1958 में हुई है, के संरक्षक कौन है? दोस्तों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो स्थापना 1958 में हुई है, लेकिन इसका संरक्षक कौन है ये अपने यहाँ पे बताना है। खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। दोस्तों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जिसकी स्थापना 1958 में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष इसका कृष्णा पूनिया रहेगी दोस्तों। कृष्णा पूनिया राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है, लेकिन इसका संरक्षक पूछा गया है तो वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर रहेगा दोस्तों राज्यपाल क्रीड़ा परिषद का संरक्षक होता है। जो वर्तमान में कलराज मिश्र है वो यहाँ पे राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये अपने यहाँ पे बताना है। सतीश जोशी, वाई.वी. रेड्डी, वी.जी. कानेटकर या फिर जयनारायण व्यास। दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष तो इसका कौन है? तो वर्तमान अगर पूछा जाए तो वो मैंने बता दिया है, वर्तमान कृष्णा पूनिया है, कृष्णा पूनिया। लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वी.जी. कानेटकर है, वो यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, इलियड और ओडेसी महाकाव्य है वो कौन से काल से संबंधित है? तो यहाँ पे इलियड और ओडेसी जो काव्य है ये कौन से काल से संबंधित है ये अपने यहाँ पे बता रहा है। पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस, होमर या स्पार्टा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है होमर काल से संबंधित है। ध्यान रखना है दोस्तों इलियड और ओडेसी दो महाकाव्य है ये होमर काल से संबंधित है और कवि होमर के द्वारा लिखे गए थे। ध्यान रखना है दोस्तों कवि होमर है, इसके द्वारा इलियड और ओडेसी दोनों काव्य लिखे गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, मैन ऑफ एक्शन कौन से काल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन पूछा गया है वो कौन से काल से संबंधित है ये अपने यहाँ पे बताना है। पूर्व एथेंस, रोम, स्पार्टा या ग्रीस। दोस्तों मैन ऑफ एक्शन जो कि सैनिकों से संबंधित क्रिया होती थी, सैनिकों से संबंधित काल था, तो सैनिकों से संबंधित काल को मैन ऑफ एक्शन कहते थे। और ये कौन से काल से संबंधित था? प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा में मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा दी जाती थी, यानी सैनिकों को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, एथेंस में धर्म का तात्पर्य क्या था? दोस्तों एथेंस के अंदर जो धर्म है इस धर्म का तात्पर्य क्या था ये अपने यहाँ पे बताना है। शासन व्यवस्था, देवताओं के प्रति श्रद्धा, रीति रिवाज का रूप या फिर राज्य की उपेक्षा। दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है देवताओं के प्रति श्रद्धा की भावना होती थी, वो एथेंस में धर्म का तात्पर्य या धर्म का अर्थ होता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, एथेंस में शिक्षा का आदर्श किसका विकास करना था? दोस्तों एथेंस के अंदर शिक्षा देने का कार्य या आदर्श है वो क्या करना था, इसका उद्देश्य क्या था वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक, मानसिक, सौंदर्य या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों जैसे स्पार्टा के अंदर शिक्षा देने का उद्देश्य था वो सैनिकों को तैयार करना था, लेकिन एथेंस में शिक्षा देने का आदर्श क्या था वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सौंदर्य और यहाँ पे उपरोक्त सभी। ध्यान रखना दोस्तों उपरोक्त सभी उद्देश्य एथेंस के अंदर होल डेवलपमेंट यानी फिजिकली, मेंटली और जो
स्पिरिचुअली यानी सौंदर्य से संबंधित एस्थेटिक, ये सभी यहाँ पे डेवलपमेंट करने का उद्देश्य था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मड बाथ कहाँ लोकप्रिय था जिसे केरोमा कहा जाता था, ये अपने यहाँ पे फैक्ट बताना है दोस्तों। मड बाथ कहाँ लोकप्रिय था जिसे अपन केरोमा कहते थे दोस्तों। इस प्रश्न के बारे में पहले भी अपन ने प्रश्न उत्तर में सेलेक्ट किया था और ज़्यादातर दोस्तों का कमेंट आया था, सर ये एथेंस से संबंधित है क्या। दोस्तों मैं बता दूँ, जो मड बाथ कीचड़ी स्नान है वो रोम से संबंधित ही रहेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर रहेगा दोस्तों रोम। रोम में मड बाथ या कीचड़ी स्नान यहाँ पे संबंधित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। ई फोर्स का संबंध किस काल से माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे ई फोर्स है, इसका संबंध है वो किस काल से माना जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है। एथेंस, रोम, होमर, स्पार्टा। ई फोर्स का संबंध किस काल से माना जाता है। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। ई फोर्स है वो स्पार्टा से संबंधित है। ई फोर्स को अपन किस नाम से जानते थे, तो जो पूर्व सैनिकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी उसे अपन ई फोर्स के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। पर हेनरिक लिंक किसके शारीरिक व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित था दोस्तों। जो पर हेनरिक लिंक है ये किसके शारीरिक व्यायाम या सिद्धांत से प्रभावित था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पर हेनरिक लिंक स्वीडन का निवासी था दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्वीडन, तो स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक है वो पर हेनरिक लिंक को कहते थे। लेकिन ये किसके शारीरिक व्यायाम से प्रभावित हुआ था, तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के व्यायाम, शारीरिक व्यायाम से पर हेनरिक लिंक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये अपने यहाँ पे बताना है। एडोल्फ स्पीच, अर्चल्ड मैक्लोरेन, पर हेनरिक लिंक, गार्डसमथ, यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 48 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है पर हेनरिक लिंक के, जो स्वीडन के जिम्नास्टिक के जनक रहेंगे दोस्तों, उसके द्वारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक का लेखन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से लोक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों। यहाँ पे लोक विद्यालय जिसे अपन फोक स्कूल के नाम से भी जानते हैं, फोक स्कूल, इसकी स्थापना कहाँ हुई है। लोक विद्यालय को दोस्तों अपन फोक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। लोक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है डेनमार्क के अंदर फोक विद्यालय की स्थापना हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न ही लेते हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी दोस्तों। यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की थी, ये अपने यहाँ पे बताना है। कोलमैन ग्रिफिथ, जुंग, पावलोव या कार्ल डीएम। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वो यहाँ पे कार्ल डीएम के द्वारा खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879। वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, ज़्यादा प्रश्न अपन नहीं कर पाएंगे। तो कितना स्कोर आप अचीव कर पाएंगे वो जरूर शेयर करें। क्लास कैसी लगी है उसके बारे में भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को शेयर और लाइक करके आप क्लास को समाप्त करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।